जय हिंद स्टूडेंट। मैं डी सर आपका स्वागत करता हूं आज के यूपीएससी के इस डिस्कशन में, जिसमें हम लोग यूपीएससी के कट ऑफ और यूपीएससी की आगे की रणनीति और कैसे यूपीएससी की तैयारी बच्चों को करना चाहिए और बच्चों के मन में यूपीएससी को लेकर जो भी सवाल लगातार उठते रहते हैं, मैं चाहूँगा कि उन सबके समाधान आपके आज हम लोग उपलब्ध कराएं। इसलिए मैंने सर से स्पेशली समय लिया है। और सर, आज आपके बहुत सारे प्रश्न जो मुझ तक पहुँचे हैं, किसी न किसी प्रकार से कमेंट के थ्रू पहुँचे हैं, उन सबके जवाब हम लोग तलाशेंगे, आज सर से पूछेंगे और सर से नई स्ट्रेटेजी के बारे में भी पूछेंगे कि किस प्रकार से तैयारी को प्रारंभ करना चाहिए, नए बच्चों को कैसे करना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं सर का परिचय करा दूं। आप हैं प्रदीप मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं और इस संस्थान को, जिसका नाम जय हिंद शिक्षा संस्थान है, इसको 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से जब से सर के पास समय है, अपना मार्गदर्शन समय समय पर देते रहे हैं और बच्चों ने उनके मार्गदर्शन का बहुत लाभ उठाया है। तो हम चाहेंगे कि आप तक भी सर का मार्गदर्शन पहुंचे और आप भी सर से बहुत सारे प्रश्नों के बारे में, आपको अगर जो भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे चैनल पे आकर के पूछ सकते हैं, सर उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो मैं सर से कुछ पहले यूपीएससी के टॉपिक के बारे में पूछ लूँ कि सर, अभी 16 तारीख को जो पेपर हुआ था, उस पेपर का क्या नेचर है, कैसा लगता है आपको और लगभग कितना कट ऑफ उसका रहना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पेपर थोड़ा सा पिछले वर्षों की तुलना में सरल है और हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। जिन बच्चों के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे वो निश्चित रूप से इस पेपर को बहुत अच्छे से बना पाएंगे। कई बार पेपर देखने में सरल जरूर लगता है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स क्लियर ना हो तो वही पेपर कठिन हो जाता है बच्चों के लिए। इस पेपर में यही विशेषता है, सरल होते हुए भी कठिन है, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं इस पेपर के। जैसा कि अभी आपने भी ध्यान दिया होगा कि ज्योग्राफी में पिछले कुछ समय से मानचित्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस पेपर में स्पेशली मानचित्र को फोकस किया गया। बिल्कुल। और विशेषताओं को फोकस किया गया, क्षेत्र विशेष की। इन सबको ध्यान में रखकर मुझे लगता है फिर भी कट ऑफ 95 to 100 के बीच में जाना चाहिए। अच्छा, तो ये कट ऑफ, मतलब इस कट ऑफ से बच्चे सुरक्षित रहेंगे मेंस लिखने के लिए? हाँ, यदि कोई भी विद्यार्थी 95 के ऊपर अगर एज्यूम कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसको मेंस लिखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो सर, आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि यूपीएससी की तैयारी का मतलब सही समय कितना लगना चाहिए किसी बच्चे को, दोनों बच्चों के लिए, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है उस बच्चे के लिए और जिस बच्चे ने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, उस बच्चों के लिए कितना समय अपन को देना चाहिए उसको? ऐसा विद्यार्थी जिसने रिसेंट ही 12th किया है और वो ग्रेजुएशन में उसका पदार्पण हुआ है, ऐसे विद्यार्थी को पूरी तैयारी में कम से कम 3 साल लगेंगे। उसे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, जहां एक और अपनी बैचलर डिग्री ले लेगा जी, इसी पीरियड में अगर उसने किसी भी अच्छे संस्थान के साथ जुड़कर और अच्छे से पूरे मनोयोग से तैयारी की है तो 3 साल में वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और ग्रेजुएशन होते ही हो सकता है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट भी हो जाए। और यदि बच्चा ग्रेजुएशन के बाद आता है, उसने पहले कभी तैयारी नहीं की है, तो कम से कम उसको 2 साल मानकर चलना चाहिए। 2 साल का उसको समय लगेगा। लेकिन यदि वो पहले से कुछ हद तक तैयार था और अब वो अपनी नींव को और मजबूत करने आया है, तो अगर अच्छा विद्यार्थी होगा, साल भर में भी ये चीज़ प्राप्त कर सकता है। जी सर। सर, थोड़ा सा एक डाउट ये भी आता है कि बच्चे पूछते हैं कि जैसे 12th पास के बाद एक डाउट होता है कि बच्चे जो बायो स्ट्रीम से या मैथ स्ट्रीम से 12th किए हुए होते हैं, तो उन बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि हमें कंटिन्यू अपना ग्रेजुएशन, अगर हम यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो अपने स्ट्रीम में करना चाहिए कि हमको चेंज करके आर्ट्स में जाना चाहिए? देखो विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा कि यदि आपका स्वप्न यूपीएससी निकालना है, एक आईएएस या आईपीएस बनने का सपना है आपका और फुल्ली डेडिकेटेड हैं आप, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आप जिस राह पर चलना चाह रहे हो, जाना चाह रहे हो, उस राह के मददगार जो अन्य साधन है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। यदि आप बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट, तो निश्चित रूप से उसमें वही पढ़ोगे जो आपको तैयारी के दौरान पढ़ना है। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से पढ़ना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो अथवा बीकॉम करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, विद्यार्थियों, इन सब में 3 साल तक ये जो एकेडमिक आपका ग्रेजुएशन होगा, मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से यूपीएससी में आपको मददगार साबित होने वाला है। हाँ, आप साइंस पढ़कर अपने ब्रेन को ज़्यादा फर्टाइल कर सकते हो, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अंततः पढ़ना तो वही पड़ेगा, आर्ट से ही पढ़ना पड़ेगा और एनालिटिकल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो क्यों ना वो 12वीं की बात की जाए। तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप बीए करें, पूरे मनोयोग से करें
और उसी दौरान अच्छे से तैयारी भी शुरू कर दें तो हंसते खेलते बीए न सिर्फ बीए हो जाएगा बल्कि यूपीएससी के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे 3 सालों में। जैसे सर ये छोटे शहरों में जैसे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो उनके साथ एक समस्या और आती है कि वे अक्सर हिंदी माध्यम से पढ़े हुए होते हैं। तो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए, जैसा कि आपने रिजल्ट का एनालिसिस किया होगा कि हिंदी माध्यम पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि कम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा बैठते भी हैं, लेकिन फिर भी क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मतलब उनके अंदर ये कैसे आएगी, ज़ील कैसे आएगी कि हाँ उनका भी सिलेक्शन हो सकता है? देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, भाषा किसी भी सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा मतलब यह है कि एकमात्र भाषा ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। भाषा चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो। अब आप खुद सोचिए ना, आप जहां रह रहे हैं, जिस तहसील में भी रह रहे हैं, आप छोटे स्तर पे भी रह रहे हैं, गांव का बच्चा भी अब तहसील में पढ़ने जाता है और पेरेंट्स सबसे पहले क्या खोजते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल। हर पेरेंट की सबसे बड़ी एक समस्या यही है, उन्हें ये लगता है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाने से हमारा बच्चा बहुत टैलेंटेड हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा और आईएएस आईपीएस बन जाएगा। ये बिल्कुल मिथक है, ये इसका कोई आधार नहीं है। बल्कि कई बार तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि छोटे बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़कर कहीं ना कहीं उनकी नींव कमज़ोर होती है। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर कहूँगा एक बात कि चूंकि ज़्यादातर अच्छे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है जहाँ क्रीम होगी सिलेक्शन भी वहीं से आएंगे। लेकिन यदि आप यूपीएससी मेंस का आप एक आंकड़ा उठाकर देखें कि कितने बच्चों ने इंग्लिश मीडियम वालों ने यूपीएससी मेंस दिया और कितने हिंदी मीडियम वालों ने दिया, तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं सिलेक्शन का रेशियो हिंदी मीडियम का ज़्यादा है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बहुत कम अपीयर ही हो पाते हैं, मेंस बहुत कम दे पाते हैं। लेकिन यदि बच्चा बचपन से अच्छा है, होशियार है, उसकी नींव बहुत अच्छी है, तो माध्यम कहीं भी आपके मार्ग में रोड़ा नहीं बनता। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप हिंदी मीडियम से भी टॉप कर सकते हो। लेकिन मैं फिर कहूँगा प्रॉब्लम बस यही है कि ज़्यादातर अच्छे विद्यार्थी जो क्रीम स्तर के हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम में हैं, इसीलिए इंग्लिश मीडियम में रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन ये सोचना बिल्कुल निराधार है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आते। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा हुआ, बच्चों को जवाब मिला इस चीज़ का कि हिंदी माध्यम में भी हम लोग उम्मीद नहीं खो सकते हैं और अच्छे सिलेक्शन ला सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ, दूसरा सर ये भी रहता है कि जैसे आपने देखा कोविड के बाद से ये बहुत ऐसा चलन चला है कि बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, और आपको हमने अपने संस्थान में आज इसी पर चर्चा करने के लिए स्पेशली बुलाया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस आप थोड़ा सा बच्चों को बता पाएँ और कौन सा उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर पाएँ। देखिए, नो डाउट विद्यार्थियों, कोरोना के बाद से ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह से आपको मिली, इसने सपोर्ट तो किया आपकी पढ़ाई में, ये बात सही है। लेकिन आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, कई बार ऑनलाइन में आप यही डिसाइड नहीं कर पाते कि किस चैनल से आप पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें। भरे पड़े हैं ऑनलाइन में, समय भी बहुत जाता है ये डिसाइड करने में कि किससे पढ़ना उचित रहेगा। दूसरी बात, कोई भी अच्छा टीचर कभी भी 100% ऑनलाइन पे दे ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो देना नहीं चाहता, वो देना तो चाहता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके जैसे वो विद्यार्थी जो आधे घंटे में ही एक पूरा चैप्टर खत्म करना चाहते हैं। अब स्वाभाविक है, जैसी डिमांड होगी वैसा परोसा जाएगा। अगर आप चाहोगे कि आधे घंटे में सारा चैप्टर मिल जाए तो फिर टीचर चाहते हुए भी आपको सब्जेक्ट की या उस यूनिट की वो बारीकियां नहीं बता पाएगा जो कि वो ऑफलाइन में बताता है। इसीलिए कई बार आपको जरूर लगता है कि ऑनलाइन में हमने पूरा एक लेक्चर ले लिया और एक चैप्टर खत्म कर लिया, लेकिन चूंकि आपका विजन ही इतना खुला हुआ नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट के उस यूनिट की बारीकियों को समझ सकें, तो पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको जितना परोसा जाता है, जितना दिया जाता है, आपको लगता है यही संपूर्ण है, और इसलिए आप उसे संपूर्ण मानकर ये मानकर चलते हो कि ऑनलाइन स्टडी आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी जा रही है। विद्यार्थियों, मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूँगा, ऑनलाइन से आप रिवीजन तो कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि अपनी फाउंडेशन तैयार कर लोगे, ये संभव नहीं है। ऑनलाइन केवल सपोर्टिव है। जैसे आग में घी का काम क्या होता है? आग को और हवा देना। ऑनलाइन आपकी तैयारी को हवा दे सकता है। पहले से तैयार हो तो ऑनलाइन क्लास से आप रिवीजन कर सकते हो, अपनी तैयारी के लिए कुछ बारीक पॉइंट्स आप छांट सकते हो। लेकिन पहली बार में ही अगर आप ऑनलाइन में कूद गए, विद्यार्थियों, बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। ऐसा मत कीजिएगा। कम से कम 1 साल आपको ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं। आज बहुत अच्छी जानकारी सर ने इस बात को लेकर दी कि ऑनलाइन के क्या नुकसान हैं और ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है आपको लेना,
क्योंकि यहाँ से ही हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत देर बाद फैसला ले पाते हैं कि हम अभी तक कर रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे। जैसा कि सर ने बताया कि वो आपकी तैयारी के लिए, स्पीड अप करने के लिए, आपका रिवीजन करने के लिए अच्छा है। दूसरा सर, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेंस के लिए भी ऑनलाइन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। मेंस के लिए और ज़्यादा वर्स्ट है। प्रीलिम्स में जितनी तैयारी ऑनलाइन कराता है, अगर मैं मेंस की बात करूं तो विद्यार्थियों, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, प्रीलिम्स के लिए आप ऑनलाइन से 50% तक नॉलेज गेन कर सकते हो। और रही बात मेंस की, तो मेंस में यही नॉलेज आपका 30 to 35% तक जाता है। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर ऑफलाइन आपको क्लास नहीं लोगे तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन देखने वाला है, क्या लिखा, सही लिखा या नहीं लिखा, सारगर्भित है अथवा नहीं है, दिए गए जो शब्द हैं उनके अनुसार आप लिख पाने में सक्षम हो या नहीं हो, इसके लिए हर समय आपकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और ये मॉनिटरिंग ऑनलाइन नहीं दी जा सकती, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। विद्यार्थियों, याद रहे, यदि हम तैयारी करने जा रहे हैं तो आज कंपटीशन इतना सरल नहीं है कि आप छोटी मोटी तैयारी से पास हो जाओगे। आपकी तैयारी में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसके लिए जरूरी है एक योग्य शिक्षक हर समय आप पर निगाह रखने वाला होना चाहिए। मेंस की तैयारी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेंस की तैयारी की भूल तो बिल्कुल मत करना कि मेंस के लिए आप ऑनलाइन क्लास लेकर और पूरी तैयारी कर पाओगे। मुझे नहीं लगता ये चीज़ आसान है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि हो सके तो भले ही 6 महीने ही सही, किसी अच्छे योग्य टीचर के संपर्क में रहकर आप कोशिश करें कि आप एक टीचर को के साथ में रहकर जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर को दिखाकर करें और टीचर के अनुभवों का आप लाभ लें। धन्यवाद सर। जैसा कि आप बता रहे हैं अभी, आजकल आपने देखा होगा सर कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में जहाँ 3 से 4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और भी अधिक बच्चे पढ़ते हैं, नो डाउट कि वो लोग सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी सर सिलेक्शन का रेशो वहाँ इतना कम क्यों होता है और छोटे छोटे शहरों से बच्चे किस स्ट्रेटेजी से पास होकर निकल जाते हैं? मैंने भी सुना है विद्यार्थियों, सच्चाई ये है कि मैं दिल्ली की उन क्लासेस में नहीं गया, लेकिन मैंने जितना सुना है और अपने और साथियों से जाना है, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हमेशा रहता हूं, तो उन लोगों ने कोचिंग ली हुई होती है तो वो बताते हैं मुझे कि दिल्ली में एक ही क्लास में हज़ारों विद्यार्थी बैठे हैं और वहाँ टीचर की शक्ल तक उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देती, तो स्क्रीन लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े। जब आपको स्क्रीन पे ही देखना है तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? फिर तो आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, फिर उसका सीधा सरल ये सरल उपाय है। फिर इतना पैसा क्यों बर्बाद करें आप दिल्ली जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं आपको पता है? नहीं मालूम तो मैं आज बता देता हूँ। दिल्ली में किसी भी अच्छी कोचिंग में आप जाएंगे यूपीएससी के लिए, मिनिमम फीस 2 लाख रुपए और सब्जेक्ट के लिए 50-60 हज़ार रुपए अलग से देने पड़ेंगे आपको। फिर दिल्ली में रहना खाना, जो कि सबसे ज़्यादा कठिन है, कम से कम 20,000 रुपए रहने खाने पर खर्च करोगे आप। टोटल साल भर का खर्च 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए देने के बाद आप दिल्ली में 1 साल रहकर तैयारी कर पाओगे, और उसमें भी ना तो शिक्षक को पता कि आप कौन हो, ना कभी आप शिक्षक से पूछ सकते हो। कुल मिला के जो बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, केवल आप वहीं तक सीमित रह गए। विद्यार्थियों, मैं फिर कहूँगा, अगर दिल्ली ही जाना है तो ऑनलाइन क्लास ले लो आप दिल्ली की, वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ जाकर भी आप ऑनलाइन ही पढ़ने वाले हो। बड़ी स्क्रीन पर बैठ के केवल वही चीज़ करोगे जो घर बैठ के कर सकते हो आप। किसी भी टीचर से आपका कभी संवाद नहीं होगा, कभी उसका सानिध्य नहीं मिलेगा आपको। अंततः आप पैसा खर्च करके आ जाओगे। उसके बहुत सारे और भी विकल्प हैं कि आप कम पैसे में कैसे स्टडी कर सको। तो जैसा कि आपको डी सर द्वारा बताया जा रहा है, जय हिंद शिक्षा संस्थान में भी आप चाहें तो एक बार यूपीएससी के लिए यहाँ डेमो क्लास लेकर देख लें। यहाँ भी यूजी के लिए और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस हैं, और इतने कम शुल्क में, मतलब मैंने तो आज तक पूरे हिंदुस्तान में इतने कम शुल्क में कोई क्लास लगते नहीं देखी है। यहाँ पर एक ही कवर्ड कैंपस में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चे का रहना, खाने की व्यवस्था, भोजन, इसके साथ पूरी कोचिंग, दिन भर टीचर का गाइडेंस, इसके अलावा जिम, लाइब्रेरी, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और इंटरव्यू की तैयारी, सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। बड़े बड़े अच्छे अधिकारी यहाँ आकर
आपको गाइड करेंगे। मेरे साथ के जितने अधिकारी हैं जिनको मैं ला सकता हूं, मैं उनको भी सजेस्ट करता हूं कि सर एक बार जय हिंद शिक्षा संस्थान चलकर वहाँ के विद्यार्थियों को थोड़ा आप न सिर्फ मोटिवेशन दें बल्कि यूपीएससी की बारीकियों को भी बताएं आप। तो यही सब कुछ यहाँ जय हिंद शिक्षा संस्थान में उपलब्ध है। और रही बात जय हिंद शिक्षा संस्थान में फीस की, तो आपको डी सर ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि यहाँ कैसा क्या शेड्यूल है। सर आप ही बताएं इन लोगों को, बच्चों को, कि यहाँ पर कैसा शेड्यूल रहता है और कितनी फीस ली जाती है। बच्चों, अगर कोई बच्चा यहाँ आता है तो लगभग साल भर में उसका कितना खर्चा आ जाएगा? सर देखिए, पहला तो मैं जैन संस्थान का मोटिव बता दूं। जैन संस्थान का मोटिव किसी से फीस लेना नहीं है। जैन संस्थान का मोटिव बच्चों का सिलेक्शन देना है। जैसा कि मैंने आपसे सर पूछा भी अभी कि हज़ारों बच्चों में से अगर 1-2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो वो अच्छा रेशो है कि कुछ 10-1 बच्चों में से कुछ 5-1 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो अच्छा रेशो है। तो जैन संस्थान हमेशा ही सर और सर के जितने भी साथीगण हैं, जितने भी हमारे और वरिष्ठ शिक्षकगण हैं, उन सबका यही प्रयास रहता है कि हम बच्चों को कैसे एग्ज़ाम पास कराएं। तो पूरा मोटिव इसी पर रहता है। और इस संस्थान को चलाने में सर और सर के जैसे बहुत सारे लोग सहायता करते हैं। फिर भी उसके अलावा जो भी बच्चे वहाँ आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे हम फीस ना लें। लेकिन इस संस्थान को चलाने के लिए, इस बिल्डिंग को बनाए रखने के लिए हम जो भी मिनिमम कॉस्ट होती है वो बच्चों पर चार्ज करते हैं। और उसके लिए आई थिंक मेरे हिसाब से फ़ीस के अलावा हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। अगर जैसा कि सर ने बताया कि आप भी जानते हैं अच्छे से कि किसी भी रेपुटेड संस्थान में जाएंगे तो आपको 1.5-2 लाख रुपए फीस देनी पड़ती है संस्थान में, केवल एडमिशन, मतलब जो पढ़ने की फ़ीस है। और हम उसी फीस के साथ आपको यहाँ पर इस समय रहने के लिए व्यवस्थाएं भी कराते हैं और भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। और भोजन की बड़ी विशेष महत्व ये है कि भोजन वही होता है जैसे हम लोग खाते हैं। बच्चों के लिए अलग से भी प्रिपेयर नहीं किया जाता है। तो यहाँ रहने के लिए भोजन का प्रबंध और उनके पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे कुछ लोग आईपीएस सेलेक्ट करते हैं, उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी चाहिए, तो स्पोर्ट एक्टिविटी भी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी है, फिजिकल ट्रेनर भी है। और जो बच्चे स्वयं करना चाहते हैं उनके लिए जिम का अरेंजमेंट भी है। इस सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर टीचरों की एक टीम रहती है और वो टीचरों की एक टीम बच्चों को सब्जेक्ट वाइज या पेपर वाइज समय समय पर गाइड करती रहती है और उन पर लगातार राइटिंग प्रैक्टिस कराती रहती है। तो हमारा मोटिव कभी उस पर नहीं रहा है। ये तो एक नॉमिनल चार्ज है, जो आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इतना देना पड़ सकता है, लेकिन हम उसी चार्ज में चाहते हैं कि आपकी स्टडी एक बार में ही ऐसी हो कि आप एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी निकाल सकें और अच्छे नंबर से निकाल सकें। जैसा कि सर ने बताया, और सर से मैं फिर ये जानना चाहता हूँ कि जो फीस कोचिंगों में 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं केवल फीस के लिए, उतने फीस में हम लोग 1.5 से 2 लाख रुपए में यहाँ पर उन सारी चीज़ों को अवेलेबल करा देते हैं जो एक बच्चे की बेसिक नीड होती है बाहर रहने के लिए। कवर्ड कैंपस, सिक्योरिटी, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, दोनों ही लोगों के लिए यहाँ पर सुविधाएं हैं। इस सारी की सारी जो सिस्टम है, इस सिस्टम तो हम अवेलेबल कराते ही हैं। ये तो हुआ शिक्षा के अलावा नॉन एकेडमिक। अगर हम एकेडमिक की बात करेंगे तो सर जैसे गाइडेंस देने के लिए आते हैं, सर का सदैव ही स्नेह रहता है और सर सदैव हमारे संस्थान पर बनाए रखते हैं अपनी कृपा। और वो समय समय पर लेक्चर भी लेते हैं, बच्चों को गाइडेंस भी देते हैं, मार्किंग भी करते हैं कॉपियों की, इंटरव्यू पैनल में भी सर रहते हैं। इसके अलावा सर से मैं एक चीज़ और स्पेशली जानना चाहता हूँ कि सर आंसर राइटिंग का कितना महत्व होता है और टीचर गाइडेंस का कितना महत्व होता है सिलेक्शन में? एक्चुअली होता ये है कि हर विद्यार्थी जितना पढ़ा होता है वो उसी में से तो लिखेगा, और उसमें से भी लिखना है तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहा है कि नहीं। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ये उसे पता होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि विद्यार्थी जब सेल्फ स्टडी करता है तो वो कई कमियों को महसूस ही नहीं कर पाता, जान ही नहीं पाता। और वो कमियां सिर्फ वही बता सकता है जो अनुभवी है, जिसने लंबी पारियां खेली हैं, जो पारी खेलने का आदी है, जिसने कई एग्ज़ाम दिए हैं, जिसे वर्षों का अनुभव है, वही बता सकता है कि विद्यार्थी से कहाँ चूक हो रही है। तो अगर आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, मेंस के लिए तैयारी करनी है, तो विद्यार्थियों आपको एक होनहार अनुभवी शिक्षक के सानिध्य में रहना ही पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कम समय में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। अन्यथा अब अपने ही अनुभव से अगर आप सीखोगे तो फिर तो अनुभव लेने में समय तो लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप से नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हो अपने आप से भी। आप थोड़ा मोड़ा गाइडेंस कहीं से लेकर भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर सिलेक्शन की आप उम्मीद ये करो कि साल 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक सर, धन्यवाद। जैसे अपने संस्थान में सर हम लोग यहाँ पर समय समय पर एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कितना मतलब ज़रूरी है
इन चीज़ों का टीचरों का रहना, जैसे कि सर ने बताया यहाँ पर कि टीचरों का रहना, टीचरों के सानिध्य में रह करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और वो आपकी गलतियाँ बताएंगे और आप उनको बार बार ठीक कर सकते हैं। इससे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही आपको मेंस में सफल बनाती है। और जैसा कि मैंने सर से गाइडेंस लेकर इस बार हम लोग अपने संस्थान में नया बैच 1 जुलाई से लॉन्च कर रहे हैं। 1 जुलाई से बैच, सर ने भी बताया, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 1 जुलाई से हम लोग नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये बैच स्पेशली 2 बैच हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें एक बैच ऐसे लोगों के लिए होगा जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, जिनकी पहले से बेसिक्स क्लियर हैं, और एक बैच ऐसे लोगों के लिए होगा जिन्होंने 12वीं पास किया है। तो 12वीं पास वाले बच्चों के लिए एक फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है आपके लिए। और फाउंडेशन बैच में हम लोग बच्चों का 1 साल में ऐसा फाउंडेशन क्लियर करते हैं जिससे नेक्स्ट ईयर जब वो ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में पहुंचते हैं तो उनकी तैयारी बूस्टअप हो जाती है और सिलेक्शन की संभावनाएं उनके लिए बढ़ जाती हैं। और इस पूरी की पूरी टीम को हम जो लीड करते हैं वो मिश्रा सर हैं। मिश्रा सर इस टीम को लीड करते हैं और टीम में सारे अनुभवी शिक्षक हैं। मैं भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हमारे और भी वरिष्ठ शिक्षकगण हैं, वो भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और सर बता सकते हैं संस्थान के शिक्षकों के बारे में कि शिक्षकों के पास लगभग 20-20 साल का अनुभव रहा है। ये बात सही है। और विद्यार्थियों, चूँकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं होता है तो मैं तो आता हूँ और पढ़ा के चला जाता हूँ, लेकिन यहाँ का जो तरीका है, टीचर्स का जितना अनुभव है और वो जिस तरीके से बच्चों को बैठालते हैं पढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा अपना योगदान देता है बच्चों के सिलेक्शन में। निश्चित रूप से यहाँ जितने भी टीचर रखे गए हैं जय हिंद शिक्षा संस्थान में, उनको बहुत बड़ा अनुभव है। और इतना अनुभव है कि उनके द्वारा जब पढ़ाया जाता है तो शुरुआत सुबह 7 बजे से होती है। यहाँ 7 बजे से लेके 12 बजे तक तो क्लासेस चलती ही हैं। इसके बाद भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको अलग से लाइब्रेरी में बैठाकर कुछ ना कुछ उन्हें होमवर्क दिया जाता है और फिर उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। ये सब चीज़ें विद्यार्थियों एक डेडिकेटेड संस्थान में ही संभव है, जहाँ विद्यार्थियों के लिए न सिर्फ स्पेस हो बल्कि शिक्षक हर समय उपलब्ध हों। यहाँ जय हिंद शिक्षा संस्थान में, जैसे कि आप देख रहे हो डी सर को, इनका कितना अनुभव है और इनके बारे में जो मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा आप जय हिंद शिक्षा संस्थान चैनल पर जाइए, JHSS लिखिए शॉर्ट में यूट्यूब पर, और उसमें जय हिंद शिक्षा संस्थान के वीडियो मिल जाएंगे। मेरे भी वीडियो हैं, डी सर के भी हैं और अन्य टीचर के भी हैं। आप वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में टीचर का अनुभव कितना है और ये टीचर की पढ़ाई बोलती है। एक बार अगर आपने ढंग से वीडियो देख लिए तो आपको यहाँ की गहराई पता चल जाएगी। सामने खड़े डी सर, मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। 2002 में इन्होंने यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों क्वालिफाई किए थे, पूर्णतः क्वालिफाई किए थे। कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी रहीं कि ये ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन इनके पास जो अनुभव है वो अनुभव बरसता है, बच्चे खुद उसका अनुभव करते हैं। ऐसे ही टीचर और भी हैं संस्थान से लगातार जो जुड़े हुए हैं, आगे चलकर आप देखेंगे उनके बारे में भी। तो ऐसे टीचर्स को लाकर ही हम इस संस्थान को उस गरिमामय स्थिति तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है कि ये संस्थान बहुत आगे जाए और विशेष रूप से आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए ये संस्थान काम करे। ऐसा मेरा सभी यहाँ के जितने भी संस्थापक इत्यादि हैं उन सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग हर समय इस बात का ध्यान रखना कि दुनिया में पैसा हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा जरूर किसी भी व्यक्ति पर हो सकती है। माँ लक्ष्मी माना कि अमीरों तक सीमित हैं, गरीबों के पास नहीं है, लेकिन जब माँ सरस्वती का साथ मिल जाता है तो लक्ष्मी मैया भी छोटी बहन है पीछे खींची चली जाती हैं। धन्यवाद सर जी, आपने ये बताया। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर ने कहा है कि चयनित लोग हैं पढ़ाते हैं, और मैं आपको थोड़ा बता दूं कि शिक्षक होना एक अलग गुण है और सिलेक्ट होना एक अलग गुण है। आप खुद शिक्षकों को परखिए, आपको समझ में आएगा कि आपके लिए काम आएंगे कि नहीं आएंगे वो, है ना। आप भी समझदार हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और दूसरा कि जो 1 जुलाई से जो बैच लॉन्च किया गया उसका उद्देश्य केवल यही है कि सही लोगों तक सही नॉलेज पहुंचे। जैसा कि सर हमेशा कहते हैं कि योग्य लोगों तक योग्य चीज़ें पहुंचेंगी तो शायद उसके अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे। और ये बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है
आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को लेकर के आ सकते हैं। हम उनको यहाँ पर फ्री करियर गाइडेंस भी उपलब्ध कराते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे संस्थान को ज्वाइन करें, लेकिन सही चीज़ का चयन करें, इसके लिए भी आवश्यक है। अगर सर के पास समय होगा तो बिल्कुल सर करेंगे। आप अगर पेरेंट्स को लेके आएंगे, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आएंगे तो उनको हम ये गाइडेंस ज़रूर उपलब्ध कराते हैं और कि करियर में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सर जी यहाँ पर आए, सर से मैं जानना चाहूँगा सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आगे की स्ट्रेटेजी हम लोग जो बना रहे हैं 2025 के एग्ज़ाम के लिए, उसमें भी सर का सहयोग लगेगा हमको। तो इस समय यूपीएससी की जिस तरह से तैयारी यहाँ करवाई जाएगी, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ विद्यार्थियों, ये मेरा प्रॉमिस है कि मेरी सेवाएं तो निःशुल्क हैं और वो भी इसलिए हैं ताकि इस संस्थान में आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों का कल्याण हो सके। इसलिए इस संस्थान से मैं तब तक जुड़ा रहूँगा जब तक कि यहाँ के पैमाने भौतिकमयी दुनिया से दूर हैं। लेकिन आप जानते हैं किसी भी संस्थान के संचालन के लिए एक छोटी रकम की ज़रूरत तो होती ही है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपसे उतना ही लिया जाएगा जितना आप पर खर्च किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली जाओगे तो 5 लाख रुपए खर्चा आएगा साल भर का, और यहाँ वही चीज़ जहाँ तक मुझे लगता है 1.25 से 1.5 लाख रुपए अधिक से अधिक खर्चा आएगा, जिसमें आपका रहना खाना भी सम्मिलित है। सब कुछ कम से कम पैसे में आपको यहाँ मिलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं कि आप केवल आप सोचें कि मेंस के जो जनरल स्टडी के पेपर हैं वहीं तक आपकी पढ़ाई सीमित रहेगी, आपको ऑप्शन भी तैयार करवाया जाएगा। तो वैसे अभी सर डी सर अपने यहाँ ऑप्शन के क्या ऑप्शन सर अपने यहाँ भी अवेलेबल सोशोलॉजी है, और सोशोलॉजी में जिन बच्चों ने अपने यहाँ क्लासेस ली हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, पहले जो भी जुड़े रहे हैं संस्थान से या मेरे से जुड़े रहे हैं, उन लोगों ने 280 प्लस स्कोर किया है, अच्छा रैंक आई है सोशोलॉजी में। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में सोशोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास। हिस्ट्री दोनों मीडियम में अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन के रूप में। हालांकि हिस्ट्री ऑप्शनल इस समय थोड़ा सा कम चल रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री भी अवेलेबल है। और जो ऑप्शनल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं पेपर बन के, हम उसको भी अवेलेबल कराते हैं। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस हमारे यहाँ ठीक ठाक होती है ऑप्शनल को लेकर के। और PSIR भी अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि बहुत चर्चा में रहता है। तो ये सब्जेक्ट अभी हमारे यहाँ अवेलेबल है और कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि और भी ऑप्शन को यहाँ पर अवेलेबल कराएं। देखिए विद्यार्थियों, आपको ऑप्शनल का चयन कैसे करना है, तो सिलेक्शन ऑफ जो ऑप्शनल होता है एक लेंथी प्रोसेस है और बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 500 नंबर के तो ऑप्शनल के पेपर होंगे, 1000 का GS होगा जो सबके लिए कॉमन है, 500 आप बहुत बड़ा रेशो है। इसलिए ऑप्शनल का चयन थोड़ा किसी से पूछ करके, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो किसी वरिष्ठ से पूछ करके ही लें। तो सर अभी तो ये अवेलेबल है, और बाकी टीम को आप जानते ही हैं, टीम यहाँ पर जो काम कर रही है। हाँ, इस बार सोच रहे हैं कि UPSC के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी हम लोग डिस्कशन किया करेंगे ताकि बच्चों को उसका लाभ मिल सके। निश्चित रूप से अगर ऐसा होगा तो बच्चों को लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों, आप लोग, बस मेरी सलाह आपको इतनी है कि एक बार भोपाल में स्थित जय हिंद शिक्षा संस्थान का भ्रमण जरूर कीजिए, यहाँ के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप 1 महीने यहाँ रहकर तैयारी करके देखना चाहें तो मैं उसकी भी आपको सुविधा दे रहा हूँ। 1 महीने का जो नॉमिनल चार्ज होगा केवल उतना आप पे कीजिएगा, बाकी आपकी फीस वापस कर दी जाएगी, आपसे फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आपने खुद जाकर अनुभव नहीं लिया, दूसरों के कहने पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो अनुभव लीजिए पहले यहाँ का, कैसी पढ़ाई है, कैसी सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या दिनचर्या है यहाँ की। उसके बाद आप अगर निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कभी भी कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉल करें। हमारा नंबर मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, और नहीं तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको बाकी के नंबर और प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरा नंबर है 8770387703 98213 8770398213। इस नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर लीजिएगा। मैं बाकी अन्य टीचर्स के और यहाँ के जो प्रबंधन मैनेजमेंट है उनसे भी आपका संपर्क करवा दूंगा। तो आइए एक बार यहाँ आकर देखिए व्यवस्थाएं किस तरह से आपको दी गई हैं। और यहाँ का एड्रेस बहुत सिंपल है। भोपाल में जय हिंद शिक्षा संस्थान के नाम से डिपो चौराहा, एक भारत माता चौराहा या डिपो चौराहा बोलते हैं, बस वहीं पर रेडक्लिफ स्कूल कैंपस के अंदर है, बिल्कुल डिपो चौराहे पर ही है। आपको ज़्यादा कहीं आगे पीछे नहीं जाना है, रेडक्लिफ स्कूल कैंपस आपको दिख जाएगा, उसी के अंदर ये जय हिंद शिक्षा संस्थान इस समय संचालित है। तो विद्यार्थियों, मैं अपेक्षा करता हूँ
कि आप लोगों को हमारी ज़्यादातर चीज़ें समझ में आई होंगी। डी सर, अगर कुछ और आपके मन में हो तो आप बता नहीं दें। नहीं सर, आप आए, आपका अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी मैं बच्चों की क्वेरीज आएंगी तो आपको बुलाऊंगा और आपको फिर परेशान करेंगे आप बच्चों के जवाब देने के लिए। मैं हर समय तैयार हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद विद्यार्थियों।